नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे टॉपिक 5 अ चेंजिंग कंट्री साइड। 5.1 पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स। सब्जेक्ट थॉट अबाउट रूलर। इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है मतलब जो राजा की जनता है वो राजा के बारे में क्या सोचती है, क्या उसके रूल के बारे में उनके विचार हैं। बेसिकली अभी हम वो देखेंगे। हमारे पास जो लोकल पीपल्स की व्यूज़ हैं, लोकल पीपल्स के व्यूज़ हैं या फिर उनके बारे में जितना हमें पता है वो बहुत कम है, क्योंकि उनके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है। किंग्स वगैरह अमीर होते थे, वो इंस्क्रिप्शंस बनवा लेते थे या फिर अपना स्क्रिप्ट्स पे लिखवा लेते थे अपनी बातों को, बट हमारे पास लोकल पीपल्स के लिए ज़्यादा बातें नहीं हैं जानने को। पर फिर भी लोकल पीपल्स के लिए हमें पता चलता है लोकल स्टोरीज से, जैसे कि जटाकास और पंचतंत्रा स्टोरी। ये टेल्स होती हैं जिनमें लोकल पीपल्स के बारे में बेसिकली मेंशन होता है। एक टेल के बारे में हमें दिया हुआ है, वो कौन सी टेल है? वो है गंडातेंदु जटाका। गंडातेंदु जटाका टेल में क्या है कि राजा जाता है अपनी विलेज में अपना हुलिया चेंज करके, अब ये देखने के लिए कि जो उसका सब्जेक्ट है, जो उसकी जनता है जिस पे वो राज कर रहा है, वो उसके बारे में क्या सोचती है। तो जब वो जाता है तो वो देखता है कि जो वहाँ पे वुमेन्स हैं, मेंस हैं, फार्मर्स हैं, वो राजा को बहुत कर्ज दे रहे होते हैं, बहुत गंदा भला बोल रहे होते हैं, बुरा कह रहे होते हैं, क्योंकि जो किसान हैं या फिर जो वुमेन्स हैं या फिर जो मैन हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि वो रात को तो उन्हें रॉबर्स आकर लूट कर ले जाते हैं, लुटेरे आके लूट के ले जाते हैं, और दिन में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे दे हैव टू पे टैक्स। बहुत हाई टैक्स था उस टाइम पे उनके लिए, बिकॉज ऑफ उनकी कल्टीवेशन थोड़ी हो या फिर उनकी कल्टीवेशन, हमें टैक्स के बारे में इतना नहीं पता, पर उस टाइम पे हाई टैक्स था जो वो लोग पे नहीं कर पाते थे, तो वो बहुत कर्ज दे रहे होते हैं। तो राजा ये सब देखता है तो वो बहुत दुखी होता है। अब हम देखेंगे स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट टैक्स। अभी हमने ये तो देख लिया कि उनको टैक्स पे करना पड़ता है। अब जब हाई टैक्स उन्हें पे करना पड़ेगा और उनके पास पैसे नहीं है, उनकी इतनी प्रोडक्शन नहीं है, इतना एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा जिससे कि वो अपनी हाई टैक्स की डिमांड को पे कर सके, तो वो क्या करते थे, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिससे वो प्रिवेंट करते थे टैक्स को, वो देखेंगे। फर्स्ट है स्केप इनटू फॉरेस्ट। जंगलों में जाके छुप जाते थे। कहाँ से पता चलता है हमें? ये जटाका टेल से ही पता चलता है। वो जंगलों में जाके छुप जाते थे, किससे बचने के लिए? टैक्स से बचने के लिए। ये तो फर्स्ट हुआ। सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या थी? इंक्रीज प्रोडक्शन। की प्रोडक्शन ही अपनी इंक्रीज कर लो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो टैक्स की डिमांड भी आसानी से पूरी हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे स्ट्रैटेजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अभी हमने सेकंड चीज़ जो देखी कि हाँ भाई सेकंड स्ट्रैटेजी है कि अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर लो, लेकिन उसके लिए हमें कुछ तो अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कुछ तो आइडिया लगाने पड़ेंगे। तो अभी हम वही देखेंगे इसमें कि कौन सी स्ट्रैटेजीज़ थी। क्या स्ट्रैटेजीज़ थी देखेंगे। फर्स्ट थी प्लग एग्रीकल्चर। प्लग एग्रीकल्चर कहाँ पे करो? फर्टाइल रीजन्स में करो, फर्टाइल एलुवियल रीजन्स। एलुवियल बेसिकली एक सॉइल की ही कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो बोला गया कि ऐसे रीजन्स में करो जहाँ पे ये वाली सॉइल भी अवेलेबल हो और वो रीजन्स भी फर्टाइल हो, जैसे कि गंगा या फिर कावेरी रिवर के पास करो, क्योंकि जो रिवर वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इजीली वाटर भी मिल जाता है और ज़्यादातर वो रीजन्स भी फर्टाइल होते हैं, वो रीजन्स भी फर्टाइल होते हैं क्योंकि वहाँ पर एलुवियल सॉइल भी मिल जाती है आसानी से। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या थी कि भाई आयरन टिप प्लग शेयर करो। मतलब कि जो ऐसे प्लग होता है, ऐसे ही कुछ होता है, उसको आयरन टिप लो। आयरन, जिसकी आयरन की टिप हो, क्योंकि जो वुडन की टिप होती है वो ज़्यादातर मिट्टी में अंदर नहीं जा पाती और जितनी भी जाती है उससे इतना काम नहीं बन पाता। और जो आयरन की होगी उससे क्या होगा कि ड्राई रीजन्स में भी अच्छे से मिट्टी के अंदर वो जाएगी और सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर कर देगी। थर्ड क्या बोला गया कि भाई इरिगेशन सिस्टम बनाओ। इरिगेशन अच्छा होगा तो अपने आप एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा। इरिगेशन से अपने आप एग्रीकल्चर बढ़ जाएगा। इरिगेशन कैसे लाएंगे? वेल से, टैंक से। जो उस टाइम पे कैनाल सिस्टम देखा गया वो तो बिल्कुल ना के बराबर देखा गया।
अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक 5.3 डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी में देखेंगे डिफरेंसेस। अब क्या था, ये जो बेनिफिट हो रहा था, अभी जितनी भी हमने स्ट्रैटेजीज देखी, इससे जो बेनिफिट हो रहा था वो अनइवन था, मतलब कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ऐसे नहीं था कि बराबर था, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसे हो रहा था। हमें कहाँ से पता चलता है इसके बारे में कि ऐसा भी कुछ था या फिर जो बेनिफिट्स हैं वो अनइवन थे? तो हमें पता चलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट और संगम टेक्स्ट से। अब देखेंगे कि जो ये बेनिफिट्स हो रहे थे किस कैटेगरी को हो रहे थे, या फिर इसकी वजह से कौन सी कैटेगरीज बन गई। अब देखेंगे सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस। इसमें 3 कैटेगरीज बढ़ गई थी। एक थे लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, और सेकंड थे लार्ज लैंड होल्डर्स, और थर्ड थे स्मॉल पीजेंट्स। ये 3 कैटेगरीज उस टाइम पे बढ़ गई थी। गृहपति एक टर्म है जो कि बेसिकली पाली टेक्स्ट में हमें देखने को मिलती है। किसके लिए यूज़ हुई है ये टर्म? ये हुई है सेकंड और थर्ड कैटेगरी के लिए। सेकंड और थर्ड कैटेगरी कौन सी है? लार्ज लैंड होल्डर्स और स्मॉल पीजेंट्स। इनके लिए गृहपति टर्म यूज़ हुई है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे संगम टेक्स्ट। संगम टेक्स्ट में क्या वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है वो बेसिकली हमें देखना है। जो स्लेव्स हैं उनके लिए टर्म यूज़ हुई है आदिमई। क्या टर्म यूज़ हुई है? आदिमई। और जो प्लग मैन है उनके लिए जो टर्म यूज़ हुई है वो है उज़हावर। और जो लैंड ऑनर्स हैं उनके लिए जो टर्म यूज़ हुई है वो है वेलाहलर। ये टॉपिक 5.4 लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स। इसमें क्या है कि बेसिकली हम इसमें यही देखेंगे कि जो लैंड्स थे वो क्यों ग्रांट्स किए जाते थे या वो कैसे ग्रांट्स किए जाते थे। रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस पे ये रिकॉर्ड हो जाते थे। इंस्क्रिप्शन पे ये लिखवा देते थे, स्क्रिप्ट्स पे लिखवा देते थे कि फलाने बंदे ने फलाने को इतना लैंड ग्रांट किया है। फिर सेकंड क्या है? वन ऑन स्टोन और मोस्ट ऑफ ऑन कॉपर प्लेट्स। ये किस पे होते थे? स्टोन्स पे इंस्क्रिप्शंस छपती थी, खुदवाई जाती थी, या फिर कॉपर प्लेट्स पे। जो ज़्यादातर देखने को मिली हैं वो कॉपर प्लेट्स पे ही देखने को मिली हैं। टू रिलीजियस इंस्टीट्यूट एंड ब्राह्मण्स। ये ज़्यादातर हमने देखा है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट जैसे कि किसी जैन धर्म का इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर बुद्धिस्ट का हो गया, या फिर जो ब्राह्मण्स हैं उन्हें दे दिए जाते थे, ग्रांट कर दिए जाते थे लैंड्स। मोस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन संस्कृत। ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन जो हमें मिली हैं वो संस्कृत में ही मिली हैं इस बारे में। नेक्स्ट देखेंगे एक इंस्क्रिप्शन हमें मिली है जिसमें हमें प्रभावती गुप्ता के बारे में बताया है। प्रभावती गुप्ता कौन थी? डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। प्रभावती गुप्ता कौन थी? डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, और हिस्ट्री में एक्सेप्शंस भी हमें मिलते रहते हैं। तो वैसे तो वुमेन के पास लैंड होता ही नहीं था, तो वो ग्रांट कहाँ से करेगी। पर हमें एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें प्रभावती गुप्ता के बारे में बताया है कि वो भी लैंड ग्रांट करती थी। क्यों? क्योंकि वो क्वीन थी, उनको एसेस था, उनको राइट था, एसेस टू रिसोर्स, उनको रिसोर्सेज रखने का, लैंड रखने का राइट था। मे बी क्योंकि वो क्वीन हूँ इसीलिए। तो देखेंगे मैरिड इन अनदर रूलिंग फैमिली। एक अनदर रूलिंग फैमिली थी जिसमें इनकी शादी हुई, वो कौन सी थी? वकाटांकास। वकाटांकास थी। कहाँ पे उनका रूल था? उनका रूल था डेक्कन में। ये जो इंडिया का ये वाला पार्ट है इनका रूल यहाँ पर था, नीचे का ये जो पेनिनसुलर रीजन है। फिर देखेंगे संस्कृत टेक्स्ट है जो, उसमें जो हमें वुमेन्स के बारे में पता चला है, हमें यही पता चला है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे क्योंकि उनको राइट ही नहीं होता था रिसोर्सेज रखने का। बट प्रभावती गुप्ता हैड एक्सेस टू लैंड। पर इन पे था, और बाद में इन्होंने लैंड को ग्रांट भी कर दिया क्योंकि ये क्वीन थी। चंद्रगुप्त सेकंड की ये डॉटर थी, मे बी इसीलिए इन्हें इतने राइट्स दिए गए हों। तो यहाँ पर देखा गया कि जो धर्मशास्त्र के प्रिंसिपल्स हैं, धर्मसूत्रा के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया गया। तो यही चीज़ कि उस टाइम पे भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस थे, कुछ ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पर पूरी तरीके से धर्मशास्त्र को फॉलो नहीं किया जा रहा था। देखेंगे कि वाई लैंड ग्रांटेड। लैंड ग्रांट्स क्यों होते थे? क्या अगर हम किसी को लैंड नहीं देंगे तो क्या हमारा चलेगा नहीं? तो यही चीज़ें हमें इसमें देखनी है कि लैंड्स ग्रांट क्यों होते थे। लैंड ग्रांट
फार्मर कल्टीवेशन, मतलब जो लैंड ग्रांट्स होते थे वो फार्मर्स को होते थे कल्टीवेशन के लिए, कि वो अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकें, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। लैंड जो ग्रांट्स होते थे वो अलाइज बनाने के लिए भी होते थे। लाइक अगर मैं हूँ, मैं अपनी किसी फ्रेंड को लालच दूंगी कि भाई ले तू मेरी चीज़ रख ले अपने पास, बट तू मेरे से फ्रेंडशिप रख, तो अलाइज बन जाएगा ना उसका, और मेरा अब फ्रेंडशिप बन जाएगी, मेरा कर्ज हो गया उसके ऊपर। तो ये चीज़ भी होती थी। थर्ड क्या था, लैंड ग्रांट टू शो पावर, मतलब लैंड ग्रांट करते थे अपनी पावर दिखाने के लिए, कि जैसे हमने देखा भी होगा कई जगहों पे जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसे करते हैं कि ले ले रख ले ज़्यादा, तू भी क्या याद रखेगा, मतलब वो दिखाने के लिए कि हम कितने अमीर हैं। बट उस टाइम पे ऐसे पावर दिखाते थे रूलर्स अपनी। कौन दिखाते थे उस टाइम पे? रूलर्स अपनी ऐसे पावर दिखाते थे। टॉपिक 6, टाउन एंड ट्रेड। 6.1, न्यू सिटीज़। न्यू सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ये जितनी भी हम न्यू सिटीज़ के बारे में बात करेंगे इसमें से कई ऐसी हैं जो कि महाजनपद की कैपिटल थी, सच एज पाटलिपुत्र, रिवराइन रूट। ये जितनी भी कैपिटल्स थी, मतलब इन्हें क्यों इंपॉर्टेंस मिली? क्योंकि ये ना कम्युनिकेशन रूट्स के साथ थी, इनमें से कोई ना कोई कम्युनिकेशन रूट निकल रहा था जहाँ से कि ट्रेड होता था, तभी तो इन्हें इंपॉर्टेंस मिली। जैसे कि पाटलिपुत्र है, उसमें वो कौन से रूट से थी, उसमें कौन सा रूट आ रहा था? अपना रिवराइन रूट आ रहा था। और जो उज्जैनी थी उसमें आ रहा था लैंड रूट। सेकंड चीज़ है मथुरा। मथुरा था एक सेंटर। किन चीज़ों का सेंटर था मथुरा? कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए मथुरा सेंटर था। सेकेंड देखेंगे 6.2 टॉपिक, अर्बन पॉपुलेशन, एलाइट एंड क्राफ्ट पर्सन्स। इसमें हम देखेंगे किंग के बारे में और फोर्टिफाइड सिटीज़ के बारे में। हमें इस बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं पता। क्यों? क्योंकि जो अभी हम इतनी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर पाए और आगे भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस धरती पे उधर मतलब उस सरफेस पे अब लोग रह रहे हैं, वहाँ से लोगों को हटा के हम हिस्ट्री तो नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात, इससे अर्थ को भी नुकसान होता है, अर्थ को भी बहुत हार्म होता है बार बार एक्सकेवेशंस करने से, खुदाई करने से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम इतनी एक्सकेवेशंस नहीं कर सकते, इतनी खुदाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोग रह रहे हैं उस सरफेस पे। या फिर एक रीज़न तो ये हो गया। सेकंड रीज़न क्या है? उससे अर्थ को बहुत नुकसान होता है। पर फिर भी हमें कैसे पता चलता है कि किसकी लाइफ लग्जीरियस है, कि उस टाइम पे लोग लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे या अपनी डेली बेसिस की चीज़ों पे जी रहे थे? तो हमें इस बारे में पता चला कि हमें एक मिला पोट्री बोल मिला, डिशेस मिली जिस पे एक ग्लोसी फिनिश था। ग्लोसी फिनिश था मतलब उस पर ब्लैक पॉलिश हो रखी थी, जिसे एक ग्लोसी फिनिश बोला जाता है, माना गया है। और क्या क्या हमें मिला वो देखेंगे हम, जिससे हमें पता चलता है लाइफ ऑफ पीपल के बारे में। उस टाइम पे जो लोग थे उनकी लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। ऑर्नामेंट्स मिले, टूल्स मिले, वेपन्स मिले, वेसल्स मिले, फिगर्स मिली। ये चीज़ें किसकी बनी होती थी? जितने भी अभी हमने देखी ऑर्नामेंट्स, टूल, वेपन्स, वेसल्स, फिगर्स, किसकी बनी होती थी? या तो गोल्ड की बनी होती थी, या सिल्वर की बनी होती थी, या शेल की, कॉपर की और टेराकोटा की। जो अमीर लोग होंगे वो गोल्ड की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो गरीब होंगे वो ज़्यादातर टेराकोटा की या फिर स्टोन की चीज़ें यूज़ करेंगे। और हमें एक डोनर इंस्क्रिप्शन भी मिली है। ये जो डोनर इंस्क्रिप्शन है, इससे हमें क्या पता चला है? इससे हमें पता चला है अबाउट द पीपल who was washing folk, weavers, scribes, craft persons, goldsmiths, blacksmiths, potters, official religious teachers and kings, merchants। इससे हमें उनके बारे में पता चला है, उनकी लाइफ के बारे में पता चला है। देखेंगे टॉपिक 6.3, ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। ट्रेड कहाँ से हो रहा था उस टाइम पे भी? क्या लॉन्ग ट्रेड रूट चलते थे उस टाइम पे? लॉन्ग रूट ट्रेड होता था या नहीं? वो चीज़ें हम देखेंगे कि उस टाइम पे कहाँ से ट्रेड किया जा रहा था। उस टाइम पे जो ट्रेड हो रहा था वो हो रहा था सेंट्रल एशिया से, साउथ एशिया से, नॉर्थ एशिया से, नॉर्थ अफ्रीका से और चाइना से। ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं उस टाइम पे जहाँ से ट्रेड होता था। उस टाइम पे जो एक सक्सेसफुल मर्चेंट था उसको बोलते थे मासा तुअन बोलते थे तमिल टेक्स्ट में। नेक्स्ट चीज़ है वो है सहतीस एंड सतहावहास, ये बोलते थे प्राकृत में। किन्हें? इन मर्चेंट्स को, सक्सेसफुल मर्चेंट्स को। ये बेसिकली रिच मर्चेंट्स भी होते थे। अब हमने देख लिया कि ट्रेड होता था। अब ट्रेड भी तो किसी प्रोडक्ट्स का ही होता होगा, किसी चीज़ों का ही होता होगा।
अब हमने देख लिया कि ट्रेड होता था। अब हम देखेंगे कि किन चीज़ों का उस टाइम पे ट्रेड होता था। सोल्ट, ग्रेन, क्लोथ, मेटल और या फिर फिनिश गुड्स, स्टोन्स, टिम्बर, मेडिकल प्लांट्स, इन चीज़ों का उस टाइम पे ट्रेड होता था। बहुत ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों का उस टाइम पे ट्रेड होता था। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पेपर। जो पेपर है, इंडिया से पेपर की बहुत हाई डिमांड थी। पेपर मीन्स काली मिर्च। रोमन एम्पायर में बहुत हाई डिमांड थी। 6.4 कॉइन्स एंड किंग्स। कॉइन्स एंड किंग्स के बारे में अब हम देखेंगे। एक है, पहले हमें एक कॉइन के बारे में बता रखा है, पंच मार्क कॉइन्स। पंच मार्क कॉइन्स जो हैं वो किसके बने होते थे? वो बने होते थे सिल्वर के और कॉपर के। फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE कॉइन स्टार्टिंग टू यूज मिंट। जो 6th सेंचुरी थी, 6th सेंचुरी BCE थी, उसी से कॉइन्स स्टार्ट हो गए बनना भी और यूज़ होना भी। मतलब बार्टर सिस्टम अब कहीं ख़त्म ही हो रहा था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसमें हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का एक्सचेंज कर ले। मानो मुझे जूते चाहिए और आपके पास जूते हैं और मेरे पास क्लोथ्स हैं, तो वी कैन एक्सचेंज देम। तो ऐसे ही उस टाइम पे अब बार्टर सिस्टम को छोड़कर कॉइन्स की तरफ लोग बढ़ गए थे। कॉइन्स का ही एक्सचेंज अब होता था चीज़ों के लिए। पंच मार्क कॉइन्स, जो पंच मार्क कॉइन्स हमें मिले हैं वो बेसिकली कहा जाता है कि मौर्यास द्वारा मिंट किए गए थे, मौर्यास द्वारा बनाए गए थे। फिगर 2.7 आप देखोगे तो आपको उस कॉइन की फिगर देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि कॉइन जो बन रहे हैं उन्हें कौन कौन बनाता था, कौन कौन इशू करता था। मर्चेंट्स भी इशू कर देते थे, बैंकर्स इशू कर देते थे, टाउन के जो पीपल्स हैं वो इशू करते थे कॉइन्स समटाइम्स। और जो फर्स्ट कॉइन इशू, जो पहली बार कॉइन इशू किया गया वो किसके द्वारा किया गया? एक इंडो ग्रीक के द्वारा। और जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन था वो किसके द्वारा किया गया? कुशानास के द्वारा। फर्स्ट टाइम अगर किसी ने गोल्ड कॉइन्स मिंट किए थे तो वो कौन थे? कुशानास। अब सेकेंड चीज़ देखेंगे, कॉइन ऑल्सो इशू बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स या फिर कम्युनिटीज़। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती थी, रिपब्लिक्स होती थी, उनके द्वारा भी कॉइन्स मिंट किए गए। देखेंगे योद्धास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा में जो योद्धास थे उनके द्वारा इशू किए गए क्या? कॉइन्स। कॉइन्स इशू किए गए। कौन से कॉइन्स थे? वो थे कॉपर कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स टॉप्ड ऑफ। जो गोल्ड कॉइन्स थे ना, अब कहीं दिखने बंद हो रहे थे। क्यों? क्या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस था या फिर उस टाइम पे थोड़ा गोल्ड का यूज़ ज़्यादा पहले हो गया तो अब गोल्ड क्या कम पड़ रहा था? क्या लोगों को गोल्ड की माइंस नहीं मिल रही थी? तो ये एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पर। क्या और बोला गया है इसको कि हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा हो। टॉपिक 7, बैक टू बेसिक्स। हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड। जो इंस्क्रिप्शंस थी उन्हें डेसाइफर कैसे किया जाता था वो हम देखेंगे। इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन सॉलिड सरफेस। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं कि एक सॉलिड सरफेस है, उस पर कुछ लिख दिया। दैट कैन बी स्टोन, दैट कैन बी कॉपर प्लेट। कोई भी सॉलिड सरफेस पे हम लिख देते हैं तो वो आसानी से मिट नहीं पाता, तो उसी को हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तभी हमें आज भी वो इंस्क्रिप्शंस मिल जाती हैं। वही अगर हमें कहीं पत्तों वगैरह पे भी लिखा जाता था पर हमें वो चीज़ें बिल्कुल नहीं मिली, ना के बराबर मिली हैं। क्यों? क्योंकि जो पत्ते हैं वो बहुत जल्दी उन्हें कीड़े खा जाते हैं या फिर वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। टॉपिक 7.1, डिसाइफरिंग ब्राह्मी। ब्राह्मी को किसने डिसाइफर किया था? स्टार्टिंग में ही देखा था चैप्टर के कि जो जैम प्रिंसेप थे उन्होंने ब्राह्मी को और कृष्टि को डिसाइफर किया था। तो अब देखेंगे कि मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस, जो ज़्यादातर अशोका की इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वो किस में मिली हैं? वो ब्राह्मी में ही मिली हैं। और ब्राह्मी किसके द्वारा डिसाइफर की गई? ये क्या थी? इसको पहले लगा कि भाई ये तो संस्कृत लिखी हुई है, फिर लगा नहीं ये तो प्राकृत लिखी गई है। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट कंफ्यूज थे इस लैंग्वेज को लेके कि ये हो सकता है कि ये संस्कृत है, ये प्राकृत है, पर नहीं, वो ये इन दोनों में से कोई नहीं थी, वो एक अलग लैंग्वेज थी, ब्राह्मी। तो डिसाइफर की गई इन 1838 में किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोकन ब्राह्मी। अशोकन ब्राह्मी हम इसलिए इसको बोलते हैं कि ये ज़्यादातर अशोका के द्वारा ही यूज़ की गई। अब सेकेंड टॉपिक देखेंगे 7.2। 7.2 टॉपिक में हाउ करुष्टि वॉज ट्रीट। अब करुष्टि का देखेंगे कि कैसे पढ़ी गई। तो जो कॉइन्स हैं, सील्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं,
इनसे हमें पता चलता है करुष्टी लैंग्वेज के बारे में। पर ये कॉइन्स हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इनमें क्या लिखा होता था? दे कंटेन नेम ऑफ किंग, किंग का नाम लिखा होता था, रिटन इन करुष्टी एंड ग्रीक। और जो हमें ये चीज़ें मिली हैं, ये ज़्यादातर मिली हैं करुष्टी में लिखी हुई या फिर ग्रीक में लिखी हुई। यूरोपियन स्कॉलर्स ने करुष्टी को डिसाइफर करने में बहुत योगदान अपना दिया, बहुत ज़्यादा सर्च किया उसके लिए। एक अपोलोडेटिस भी इन्होंने टर्म निकाली ए के लिए। तो बाद में जेम्स प्रिंसेप की हेल्प से भी इन्होंने करुष्टी को भी डिसाइफर कर लिया। अब देखेंगे टॉपिक 7.3। 7.3 में क्या है? हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखेंगे इंस्क्रिप्शन से। अशोकन इंस्क्रिप्शन, जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है उसमें अशोका के बारे में मेंशन ही नहीं था। पहली बात कि वो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, क्यों? उसके अशोका की साइड से ही मिली, मतलब जहाँ पे अशोका का रूल था वहीं से हमें मिली। पर उसके बारे में तो अशोका के बारे में मेंशन ही नहीं था, कहीं पे भी नहीं लिखा था अशोका अशोकन, तो उसमें बिल्कुल नहीं लिखा था। पर उसमें लिखा था पियादसी या फिर देवनुपिया। क्या मतलब होता है इसका? हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा था कि बेसिकली प्लीजेंट टू बी होल्ड या फिर सन ऑफ गॉड। तो ये जो वर्ड्स थे, बाद में पता चला कि ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं अशोका के लिए। लोग उनको इन वर्ड्स से, इन टर्म्स से कंसीडर करते थे। अब हम देखेंगे हाउ आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सारी चीज़ें कैसे पता लगाई, जितनी भी अभी हमने देखी कि भाई कुशानस ने फर्स्ट टाइम मिंट किया गोल्ड कॉइन, या फिर उस टाइम पे उस जगह पर उस रूलर का राज था, उस रूलर का रूल था। तो वो चीज़ें अभी हम देखेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पता लगाई। राइटिंग स्टाइल से, जैसे कि मुझे 2 इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, एक मुझे पहले मिलती है और एक मुझे बाद में मिलती है। तो ये वाली तो मैं डिसाइफर कर चुकी हूँ और ये वाली नहीं की। पहले मैं इसको इससे मैच करके देखूंगी इसका राइटिंग स्टाइल। अगर राइटिंग स्टाइल एक है तो ये हो सकता है कि ये एक ही हो, पर अगर सेम नहीं है तो हो सकता है कि ये सेम ना हो। फिर था कि चलो राइटिंग स्टाइल हो सकता है अलग हो, क्यों? क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी ना हो और किसी की राइटिंग अच्छी हो, तो हमारा राइटिंग स्टाइल तो नहीं मिल सकता ना। तो वर्ड्स मैच करने की कोशिश की गई कि इन दोनों के वर्ड्स मैच हो रहे हैं, तो वो चीज़ देखी गई। फिर देखा गया कि इसमें एनिमल्स भी से, पहले के लोग ना एनिमल के सिंबल्स भी बहुत यूज़ करते थे। हो सकता है कि वो उनकी डेली लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। जैसा कि हमने देखा कि बुल्स को भी, एक टेराकोटा बुल का फिगर जो हमें मिला था चैप्टर 1 में हमने देखा था, उसमें क्या था कि वो प्लगिंग के लिए यूज़ होता था। हो सकता है वो उनको अपना लाइवलीहुड मानते हों, उन पे, उनके सिर पे उनकी रोटी चलती हो, उनका खाना पीना चलता हो, तो वो उन्हें एज अ गॉड मानते हों। तो वो चीज़ें भी अभी तक डिसाइफर नहीं की गई। फिर फोर्थ क्या देखा गया? रिटर्न ऑन पिलर्स। पिलर्स पे लिख देते थे ये लोग। जैसे हमने देखा था पीछे कि जो अशोका का प्रिंसिपल था धम्मा, उसको भी पिलर्स पे लिखा हुआ था काफ़ी जगह। और क्या होता था कि अगर कोई किसी को लैंड ग्रांट कर रहा है या फिर कोई चीज़ दे रहा है तो वो भी पिलर्स पे लिख दिया जाता था। और क्या होता था कि जैसे कि मंदिर वगैरह है या फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के पाथ होते थे, वहाँ पे अगर कोई दान करता था तो वहाँ पे भी वो लोग अपना नाम लिखवा देते थे, टाइटल लिखवा देते थे। अब लास्ट टॉपिक देखेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट वाला, एक टॉपिक द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, कि इनकी क्या लिमिटेशंस हैं। हाँ, हम तो पता लगा रहे हैं कि इनसे इनका ये मतलब निकलता है, क्या इनका ये वो सच में मतलब है जो हम समझ रहे हैं। तो वो चीज़ें हम देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट है लेटर फेंटली इनग्रेव्ड, कि जो लेटर है काफ़ी टाइम से लिखा हुआ है, अब वो फेंट हो गया हो, आधा मिट गया हो, आधा टूट गया हो, बेसिकली वो चीज़ है। तो हम कैसे मान लें कि ये पूरा है? और अगर मानो मेरे पास 2 स्क्रिप्ट मिलती हैं मुझे, इसमें एक लेटर मुझे मिसिंग लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा मिट गया, और दूसरे में लिखा ही इतना हुआ है, और मैं इसको सोच लूँ कि नहीं ये मिट गया, और इसको भी मैं सोच लूँ मिट गया, तो ये तो पूरा लिखा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई ये एक बहुत बड़े लिमिटेशन है इसकी, कि हम ऐसे पता नहीं लगा सकते। हर चीज़ की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपनी एडवांटेजेस होती हैं, तो लिमिटेशन इसकी ये है। फिर अगली चीज़ क्या देखी गई? डैमेज ऑन लेटर, डैमेज और लेटर मिसिंग,
मतलब हो सकता है कोई लेटर मिस हो गया, उस टाइम किससे लिखा जाता था? उन पे ही तो पत्थरों पे लिखा जाता था। नेक्स्ट क्या देखा गया? डैमेज और लेटर मिसिंग। क्या पता ये थोड़ा डैमेज हो गया हो या फिर इसमें से कोई लेटर मिस हो गया हो, तो हम कैसे मान लें कि ये पूरा लिखा है? फिर अगली क्या चीज़ है? एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड, कि हम तो इससे ये मतलब निकाल रहे हैं, ये मुझे एक इंस्क्रिप्शन मिली, मैं तो इससे ये मतलब निकाल रही हूँ, क्या इसका सच में भी वही मतलब है जो हम निकाल रहे हैं? तो वो चीज़ भी एक लिमिटेशन हो गई। फिर है डिस्ट्रॉयड। बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस डिस्ट्रॉयड भी हो गई हैं, आदि टूट भी गई हैं ऐसे साइड से, या फिर कोई बिल्कुल ही टूट गई है टाइम के साथ, या फिर उन पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह गिर गई उनके साथ। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं कि भाई कैसे टूट गई। फिर है पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो हमें इंस्क्रिप्शन मिलती है, चलो मान लिया, अब ये तो हमने लिमिटेशन देखी, अब हमें जो इंस्क्रिप्शंस मिल रही हैं उसमें से हमने निकाल भी लिया कि हाँ भाई ये लिखा है, पर वो तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना उस पर्सन का जो उसको लिख रहा है या फिर जो उसको लिखवा रहा है। अगर राजा कुछ लिखवा रहा है तो वो अपने बारे में कुछ बुरा तो नहीं लिखवाएगा, या फिर वो अपने बारे में सारी अच्छी बातें लिखवाएगा ज़्यादातर। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती थी, पॉइंट ऑफ व्यू किसका, लिखने वाले का या फिर लिखवाने वाले का। रूटीन लाइफ के बारे में नहीं बताया इन इंस्क्रिप्शंस ने हमें। इन इंस्क्रिप्शंस के बारे में, रूटीन लाइफ के बारे में नहीं मेंशन, कॉमन पीपल्स के बारे में मेंशन नहीं है। तो ये पीस की एक लिमिटेशन हो गई कि भाई हमें सब चीज़ों के बारे में, राजा के बारे में पता चला, रूलर्स के बारे में पता चला और इतनी चीज़ों के बारे में पता चला, पर हमें कॉमन पीपल्स के बारे में बहुत कम नॉलेज है। और ये जो रूटीन लाइफ है, इसमें रूटीन लाइफ्स भी नहीं दे रखे थे कि कैसे रूटीन वो फॉलो करते थे, उनका क्या रूटीन था, बिल्कुल हमें उस बारे में भी नहीं पता चला है। सो गाइस, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। मैंने सारे टॉपिक्स करवाए हैं इस चैप्टर के, इवन और सारे चैप्टर्स जितने मैं कराऊंगी सबके मैं टॉपिक्स में कराऊंगी, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।